Hey, hello everyone. Hope you all are fine and enjoying the videos. So today we are going to start the third chapter. थर्ड चैप्टर का भी थर्ड पार्ट आज हम कर रहे हैं. That is your haloalkanes and haloarenes. Let's take a recap what we have learned in the previous lecture. We have started the haloalkanes and haloalkenes. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे एक बार रिकैप ले लेते हैं. बेसिक हमारा हो चुका है, उसके अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी. उसके बाद हमने उनका ऑर्डर देखा था, सॉल्युबिलिटी. देन हमने एक दो क्वेश्चन किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर. फिर हमने स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में होती हैं. तो स्पेशली हमने बात की थी कल हेलो एल्केन्स में किस टाइप की रिएक्शंस की. तो एक ही टाइप की रिएक्शन हमने इसमें कल की थी, वो थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फुल डिटेल के अंदर हमने इसको किया था. आज हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी हमारी टू टाइप्स की थी, उनके अंदर किस तरह के प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, ये सब हम कर चुके हैं. आज हमारा जो रहेगा, आज हम देखेंगे कि भाई कंपैरिजन कैसे करते हैं इनके बीच में. ठीक है, कंपैरिजन का क्या मतलब है कि कहां पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर केमिकल रिएक्शन SN1 होगी और कहां पर केमिकल रिएक्शन SN2 होगी. तो देर आर सम कंडीशंस हैं जिनके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस के ऊपर हम SN1 अप्लाई करें या SN2 अप्लाई करें. देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कल वाला भी रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ पर हमने ये वाली कंडीशंस मेंशन की है कि अगर ये कंडीशन है तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शंस किस टाइप का होगा, SN1 और SN2. तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, रेट लो लिया है कि अगर अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक ही सबस्ट्रेट है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर. यानी कि कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी उसमें, आपकी SN1. दूसरा हमने कहा है कि अगर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही आपको नजर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका बाई मोलिकुलर मीन्स SN2 रिएक्शन. उसके बाद बिग बैरियर क्या होता है, बिग बैरियर का मतलब ये है कि आप इसमें ये देखोगे कि जो बीच की जो स्टेजेस बनती हैं उनका क्या ऑर्डर रहता है. अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें क्या देखना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो क्या होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. अगर कोई एल्काइल हैलाइड हमें ऐसा गिवन है कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, अगर टर्शरी गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं कि उस केस के अंदर उस केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी SN1 रिएक्शन होगी. क्लियर है. लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या कहेंगे वहां पर, क्या सॉरी एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो हम कहेंगे कि वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस करेगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो पहला वाला केस तो हमारा सोल्व हो जाता है कि टर्शरी है तो SN1 और प्राइमरी है तो SN2. नाउ द क्वेश्चन इज कम्स एट द सेकेंडरी. सेकेंडरी पे हम क्या करेंगे, उसमें SN1 भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखेगी और SN2 भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी. तो ऑन दैट केस हम क्या करेंगे, हम दूसरा फैक्टर दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल. तब हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है आपका, उसका नेचर कैसा है. अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो क्या कहेंगे, आपकी SN1 होगी. अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया. तो अगर ये है और आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो आप क्या कह सकते हैं, इस केस के अंदर आपकी जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी. क्लियर है इतना. वीक न्यूक्लियोफाइल में आपका क्या आ जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल में आपका आ जाएगा अल्कोहल आ जाएगा और आपका वाटर आ जाएगा. ठीक है. फिफ्थ हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि आपने सोलवेंट क्या लिए. अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट इज रिटन देयर लाइक योर वाटर एंड अल्कोहल, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है कि यहाँ से वीक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है. तो अगर आपके पास सोलवेंट वाटर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन टेक प्लेस करेगी. ऑन द अदर साइड अगर आपके पास पोलर अप्रोटिक सोलवेंट आपके पास प्रेजेंट है, that is DMSO and your acetone, तब हम क्या बोलेंगे कि SN2 reaction can take place. नेक्स्ट आती है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वैसे कल भी कर लिया था हमने कि SN1 रिएक्शन में आपकी
जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हमें रेसमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर हमें मिलता है। प्रोडक्ट कैसा मिलता है? रेसमिक मिक्सचर। आज हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा रेसमिक मिक्सचर। और SN2 में हमने बात की थी कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? इन्वर्जन देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो आज हम पहले तो हमने डिफरेंस क्लियर किया है कि भाई अगर आपको कोई रिएक्शंस गिवन होती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज SN1 और SN2 और नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो हमने कल किया था उसी के बेस पे हमने डिस्कस किया है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्लियर है इतना? तो अब हम देखेंगे सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। हम देखेंगे अभी इनकी क्या देखेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो केमिस्ट्री? स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका आएगा कि जो स्पाइटल अरेंजमेंट होती है, क्या आएगी भाई? स्पाइटल जो अरेंजमेंट होती है आपकी कार्बन्स के अराउंड वो कैसी रहेगी? स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन। कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्बन के अराउंड क्या अरेंजमेंट रहती है, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम इसकी देखेंगे। वन बाय वन करके हम सारी चीजें देखेंगे। इसमें आसान है, वैसे सबने किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर जो आता है वो आता ही है हमारी PPL। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। देखो जो नॉर्मल लाइट होती है, कौन से वाली लाइट? जो नॉर्मल लाइट होती है हमारी, उसका नेचर कैसा होता है? वो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। कैसा नेचर है उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसा नेचर होता है कि वो हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या करती है? वाइब्रेट करती है। लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब हर डायरेक्शन में वो क्या कर सकती है? वाइब्रेट कर सकती है। क्लियर है इतना? हम इस लाइट को क्या करेंगे? इस लाइट को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं? एक पोलराइजर में से पास कराते हैं। किसमें से पास कराते हैं भाई? ये है आपका पोलराइजर। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइजर में से पास कराते हैं तो ये पोलराइजर क्या करता है? इसको किसी एक डायरेक्शन के अंदर सेट कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक हमने क्या किया है? एक दो डायरेक्शन में सेट कर दिया है इसको, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। क्लियर है? अब फिर क्या होगा? अब हम इस लाइट को सैंपल में से पास कराएंगे। सैंपल क्या होगा आपके पास? सैंपल इन द सेंस कि जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, अब इस लाइट को आप इस कंपाउंड में से पास करा रहे हो। तो ये कंपाउंड क्या करेगा? इस, अब ये लाइट कैसी हो गई है? पहले थी ये नॉर्मल लाइट, अब हो गई है ये प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि जब इसको पोलराइजर में से पास कराया गया तो इसका नाम क्या बन गया है? अब ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई है, दो ही प्लेन में आपकी आएगी। और जब हम इसको सैंपल में से पास करते हैं तो ये लाइट क्या होगी? ये सैंपल इस लाइट का क्या करेगा? या तो इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा या इसको कहां पर रोटेट करेगा? राइट की तरफ। अगर ये आपका राइट की तरफ रोटेट करेगा या क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ करेगा। अगर राइट की तरफ रोटेट करता है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर है सबको? क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और हम इसको प्लस साइन से भी शो करते हैं। अगर ये लेफ्ट की साइड रोटेट करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलेंगे लिवियो रोटेटरी। तो दो तरह के हमारे पास कंपाउंड होंगे, या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे या फिर क्या करेंगे? राइट साइड, लेफ्ट साइड में करेंगे। ठीक है इतना? तो इनको हम इस तरीके के जो भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, इनको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे कंपाउंड को, जो ये इस तरह के कंपाउंड होंगे, मतलब या तो वो लेफ्ट की तरफ करेंगे या वो राइट की तरफ करेंगे। इनका एक नाम दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है भाई? कैसे बोलेंगे इनको? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को इधर लेफ्ट और इधर राइट साइड में रोटेट करते हैं। क्लियर है इतना? ओके। तो फिर हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हम इसको, और क्या नाम दे सकते हैं हम इसको? जो ये प्लस वाला हमारे पास है और जो ये माइनस वाला, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और आपके लिवियो रोटेटरी, अगर ये दोनों ही एक साथ आते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? इस तरह के कंपाउंड को हम, एक तो बोला कि भाई ये ऑप्टिकली
एक्टिव होते हैं, और दूसरा नाम इनको क्या बोल देते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इनका सब कुछ सेम होगा, सिर्फ रोटेशन में डिफरेंस आएगी। तो इसलिए कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो क्लियर है इतना। पहली जो आपकी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट है आपके SN1 और SN2 के, वो आपका क्लियर हो गया, दैट इज योर PPL, that is plane polarized light, and there is a formation of the two types, that is dextrorotatory and levorotatory. And the second point is your, what is your molecular asymmetry, क्या रहेगा हमारा molecular asymmetry। आई थिंक सब जानते होंगे, काफी बेसिक टर्म है। और आपके पास हम देखेंगे कायरल क्या होता है एंड एनेंसियोमर। ये रहे इतना। देखो मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई कार्बन आइटम है, अगर इसके चारों साइड आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक। ठीक है, कि सारे ही अलग अलग हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका ये कैसा है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक है। एक्चुअली सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, लुईस पास्चर का सबने नाम सुना होगा। इसके बारे में सबसे पहले हमारे लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था कि भाई मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है। तो इन्होंने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर देखी थी, और उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में इन्होंने पाया कि यहाँ पर अलग अलग इनकी मिरर इमेज की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। यानी कि सेम सॉल्यूशन, इनका एक्वस सॉल्यूशन जब इन्होंने लिया था, तो उसके अंदर इन्होंने ऑप्टिकल रोटेशन कराई, और इस ऑप्टिकल रोटेशन में कुछ भी अंतर नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम था, सिर्फ डिफरेंस किसका था, रोटेशन का। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई रोटेशन आ जाती है हमारे पास, पर्टिकुलर रोटेशन हमारे पास आ जाती है 50 आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए 50 का, ठीक है। एक आइसोमर क्या करेगा, इसको +50 शो करेगा, दूसरा क्या करेगा, इसको -50 शो करेगा। तो इसमें क्या है आपके पास, वैल्यू तो 50 ही है, लेकिन डिफरेंस किसका है, सिर्फ प्लस और माइनस का। तो ये वाली चीज सबसे पहले लुईस पास्चर ने नोट की थी, और इसका नाम फिर क्या रखा गया था, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। क्लियर है। वानटोफ ने और इसको बेल ने इसको पर्टिकुलर नाम दिया था, दैट इज योर मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। क्लियर है इतना। और भाई इसी एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इसी एसिमेट्रिक कार्बन को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, भी इसी को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो भी रिजल्टिंग आपका मॉलिक्यूल होगा, उसमें क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगी, और उसको क्या बोलेंगे फिर, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना। तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो आपका स्टीरियो सेंटर होता है, उसके चारों ओर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से मिलेंगे, जैसे कि ये बोल दिया है A, B, C एंड D। क्लियर है। और इसी तरह के कंपाउंड में क्या मिलती है, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं ये कंपाउंड। कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए हम इस मॉलिक्यूलर एसिमेट्री को यही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास है कायरल। देखो हमारे हैंड्स को क्या क्या बोल सकते हो आप, हमारे जो हैंड्स हैं दोनों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे हैंड्स, आप खुद से भी देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल सेम है। लेकिन जब आप इनको सुपर इम्पोज करते हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर से ऊपर इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी होती हैं, देखिए हैंड्स के एग्जाम्पल से पहले मैं आपको, ये स्फीयर का एग्जाम्पल है, और ये क्या है इसकी, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर मैं इस मिरर इमेज को क्या करूं, पहले वाली इमेज के ऊपर, रियल इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करूं, तो क्या इसके ये सुपर इम्पोज नहीं होगी, बिल्कुल होगी, एक जैसी ही तो है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं अपने हैंड्स का, ठीक है भाई, वैसे बना रही हूँ, इतनी अच्छी ड्रॉइंग नहीं है। ये मान लीजिए हमारा हैंड है, 3 फिंगर बनी है भाई, ठीक है। इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज बस समझ लेना आप, चलो ये मिरर इमेज, अब यहाँ पे मैंने 5 बना दिया, तो यहाँ पे आप भी इसको 5 कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो जब आप इन दोनों मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करते हो, तो यहाँ पे ये क्या होगी, सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। आप अपने हैंड्स को करके देखिए जरा। वैसे ही आपके पैर भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती है देखने में। लेकिन अगर आप मिरर इमेज होती हैं, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टर्म, दैट इज योर
कार्बन कॉपी मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे की। जब आप इनको सुपर इम्पोज करते हो तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं होती है फिट। तो ऐसी कंडीशंस में हम इनके क्या नेमिंग करते हैं, तो अगर आपके ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है तो हम इनको बोलते हैं, ये हैं आपके कायरल ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या होंगे भाई, बिल्कुल ये तो सुपर इम्पोजेबल है तो इनको क्या बोलेंगे, सिंपली अ कायरल ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हुआ भाई डिफरेंस। तो बेसिक एग्जांपल से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कायरल क्या होता है और अकायरल क्या होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हमें तो इनसे थोड़े खेलना है, हमें तो केमिकल कंपाउंड से खेलना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका OH और यहाँ पे क्या है आपका, ये है हमारा CH3, इधर क्या है आपका CH3 और इधर मैंने ले लिया है ये H, इधर क्या लिया है H। ठीक है, तो ये मैं ले रही हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, इसको हम लेते हैं डैश में और इसको हम ले लेते हैं वेज में। जब हम इसकी मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो भाई इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, इसकी मिरर इमेज आपकी इस तरीके से आ जाएगी, दिस इज योर OH एंड दिस इज योर वेज CH3 और ये क्या है आपका H। क्लियर है इतना। तो जब हम इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होती है। पहले तो आप इसमें क्या देखोगे, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर क्या देखना है, क्या ये कार्बन आपका स्टीरियो सेंटर है, बताइए जरा क्या ये स्टीरियो सेंटर है। What are the conditions to become a stereo center? All the four groups should be of the different nature. Can you see here that all the four groups that is attached to this carbons are different or same? भाई सारे अलग नहीं है तो ये कैसा सेंटर हो जाएगा, दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर और इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है आपका अकायरल सेंटर है ये आपका। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री से तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हो जाएगा आपका OH और इधर क्या हो जाएगा, ये वेज वाला आपका CH3 और ये इधर हो जाए, सॉरी ये डैश वाला और ये हो जाएगा वेज वाला और इधर हो जाएगा आपका H। तो क्या ये इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, हाँ जी है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल। तो क्लियर हुआ आपके पास ये वर्ड, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, असिमेट्री, कायरल, अकायरल और आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अभी एक टर्म और रहती है आपकी, दैट इज योर एनेंशियोमर। तो स्टीरियो सेंटर रिलेटेड टू ईच अदर एज अदर द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को ही हम क्या बोलते हैं भाई, एनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये कौन सी इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल को हम क्या बोल रहे हैं कि ये कायरल ऑब्जेक्ट होंगे और इस तरह की सिचुएशन को ही हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। सो क्लियर है सबको। एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री अभी की है। इसमें हमने देखा है कि PPL क्या होता है, हमारा प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास। जब हम किसी सैंपल में से PPL को पास करते हैं, वेदर इट इज turn toward the left or right, there is a formation of the optical isomer that will be plus or minus or dextrorotatory or levorotatory. Second is molecular asymmetry in which you can say that कि अगर आपका कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंड है तो उसको हम बोल सकते हैं वो स्टीरियो सेंटर होता है या वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर असिमेट्रिक होता है। अगर आपके पास दो ऐसे कंपाउंड हैं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सुपर इम्पोज हो सकती है उनकी मिरर इमेज, तो उसको हम अकायरल बोलते हैं। जिसकी नहीं हो सकती वो आपका कायरल होता है और यही मिरर इमेज आपकी एनेंशियोमर कहलाती है। क्लियर है सबको इतना बेसिक। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रहता है, एक मिनट भाई मैं थोड़ा सा आपको एक दो चीजें जो हमारी रह गई हैं वो और करा देती हूँ ताकि बीच में फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन टाइम बेशक से लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर स्टीरियो केमिकल जो केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं अभी SN1 और SN2 की। इसमें हमारी नेक्स्ट आती है रिटेंशन। क्या है भाई, रिटेंशन। और थर्ड हमने क्या बात की थी आपकी,
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिमाइंड करना जरा, कल कौन सी रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था हमारा, याद है किसी को? हाँ भाई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रिएक्शन में हुआ था? वेदर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर? बताइए भाई। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा हुआ था, दैट विल टेक प्लेस इन द SN2 मैकेनिज्म। SN2 में हमने ये देखा था कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड, व्हाट डू यू मीन बाय बैक साइड? जिस साइड में हमारा अल्कोहल ग्रुप होता है उसकी अपोजिट साइड से आके, अल्कोहल नहीं, एल्काइल ग्रुप होता है, सॉरी सॉरी हेलोजन ग्रुप होता है, उसकी अपोजिट साइड में आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो कैसा बनेगा? इन्वर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन SN1 में क्या होता है? SN1 में ऐसा कोई मतलब इन्वर्जन नहीं होता। रिटेंशन का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे पास जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अब पीछे हमने टर्म की बात की थी, जब किसी सैंपल में से PPL लाइट को पास करते हो तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो सैंपल क्या करे, उस लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट कर दे या फिर क्या करेगा, माइनस साइड की तरफ। लेकिन जब आपकी SN1 रिएक्शन होती है, इस कंडीशन में जो दो आपके आइसोमर फॉर्म होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, और वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, या वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं। यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी की होती है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपके लेवोरोटेटरी की होती है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है आपकी SN1 रिएक्शन में, वो कैसी होती है? रेसेमिक मिक्सचर होती है या रिटेंशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि मान लीजिए ये था आपका एल्काइल हैलाइड और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? आपका बैक साइड से आकर अटैक करता है। तो यहाँ पर यहाँ से एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ किसका होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन ये मैंने उल्टा कर दिया है। तो हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड था, लेकिन हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हुआ है? आपका लेफ्ट साइड में, और लीव कहाँ से किया है? राइट साइड से। तो हियर यू कैन से दैट देयर इज ए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक थोड़ा सा और बेहतर एग्जांपल से हम तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कोई चेंज ना होना, और रेसेमिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है? दोनों ही सेम कॉन्सेंट्रेशन में आना। ये आपका 1। रिटेंशन का क्या मतलब होता है भाई? सेम, कोई चेंज नहीं होना। और रेसेमिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है? दोनों का आना। और ये क्या होगी? आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका बिल्कुल ही अपोजिट आ जाता है। तो देखिए, शायद इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका डैश वाला H, और ये मैं ले रही हूँ, सॉरी सॉरी, दिस इज योर वेज CH3 और C2H5। ठीक है इतना। और मैं इस एग्जाम्पल को कैसे शो करेंगे भाई? चलो देखिए, यहाँ पे है आपका हेलोजन। अब इसके अंदर हमारे पास सेम न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हमारे पास यहाँ पे वाई न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर भी हमारे पास वाई न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये आपका क्या होगा? अगर ये आपका बिल्कुल अटैक सेम साइड से करता है, कहने का मतलब है ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन आपका एज इट इज है, ये C2H5 आपका एज इट इज है, और ये वेज वाला CH3 भी आपका क्या है? बिल्कुल सेम जगह पे है। सिर्फ इसने क्या किया है? हेलोजन को जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको रिप्लेस किया है। तो इसको आप क्या बोलोगे भाई? ये है आपकी रिटेंशन। क्या है ये? आपकी रिटेंशन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, और ये डैश वाला जो हाइड्रोजन था वो पहुंच जाता है यहाँ पर, और भाई जो वेज वाला था हमारा वो कहाँ पर आ जाएगा? फिर वो आ जाएगा इस साइड में। तो ये है हमारा वेज वाला CH3,
यानी कि ये आ गया इधर और ये हमारा हेलोजन जो आपकी लेफ्ट साइड में था यहाँ पर आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलोगे? दिस इज योर इन्वर्जन। बोलो है कि नहीं? अपोजिट जो स्टार्टिंग में आपने ये वाला प्रोडक्ट लिया था इसको मैं लिख रही हूं आपका सी, ये आपका ई है, ये आपका बी है। तो क्या बोलोगे? ए क्या है? रिटेंशन। बी क्या है? इन्वर्जन। और अभी फोर्थ सिचुएशन कैसी आ सकती है भाई? ए और प्लस बी का क्या आ जाए? मिक्सचर। इसको क्या बोलोगे? इसको सिंपली बोल सकते हो रेसेमिक मिक्सचर। जितनी वेल कॉन्सेंट्रेशन आपकी इसकी है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन इसकी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। आई थिंक आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री से जितनी भी रिलेटेड टर्म्स थी वो क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ठीक है इतना। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि वैसे तो हमने कंडीशंस की बात कर ली है कि कहाँ कहाँ पर आपके क्या होंगे? SN1 होगी और कहाँ कहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जहां पर हमारी SN2 या SN1 यानी कि कोई भी रिएक्शन हमारे टेक प्लेस नहीं करेगी। एक बार तो आप वो देख लीजिए कि कहां पर टेक प्लेस नहीं करेगी। क्लियर है? तो भाई ये बता देते हैं आपके कि किन कंपाउंड्स के अंदर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। कोई भी का यहाँ पर क्या मतलब है? ना तो आपकी SN1 होगी ना ही आपकी SN2 रिएक्शन होगी। तो एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपके पास ब्रिज हेलोजन कंपाउंड अवेलेबल है, इसको बोलते हैं बी ब्रिज हेलोजन, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी आपकी। क्लियर है इतना? दूसरा, अगर आपके पास कोई हेलो अरीन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो वहां पे आपको ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे कि वेदर इट इज SN1 रिएक्शंस और आपकी SN2 रिएक्शन। सो व्हाट विल बी योर आंसर? नो रिएक्शन। ना तो SN1 होती है ना आपकी SN2 होती है। क्लियर है इतना? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूं कि SN1 और SN2 को कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो SN1 में हमारा क्या ऑर्डर रहेगा? बताइए भाई। SN1 में हमारा क्या ऑर्डर रहता है स्टेबिलिटी का? SN1 में हमारा ऑर्डर रहता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर सबसे पहला फैक्टर कौन सा है आपका? एल्काइल हैलाइड है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड टर्शरी प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि SN1 और SN2 में से कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 होगी भाई। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है SN1 का? दिस वन। और SN2 का ऑर्डर क्या है आपका? प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शरी। अगर आपको एल्काइल हैलाइड कौन सा प्रेजेंट है? प्राइमरी है, तो ये, तो क्या बोलोगे? कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? SN2 हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कब काम करेगा? आपका स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई टर्शरी है तो SN1, प्राइमरी है तो SN2, लेकिन सेकेंडरी है तो कौन सा फैक्टर काम करेगा? आपका स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या काम करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो आपकी SN1 होगी। जबकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? वीक में आपको बता दिया है भाई, अल्कोहल हो जाएगा आपका और वाटर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग में आपका OH हो जाएगा या कोई एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड कैसे हो जाएगा? जैसे कि ये हो गया मेथोक्साइड, हो गया आपका इथोक्साइड, होगा। ये किस में काउंट होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग में। आपका आयोडीन हो गया, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। उसके बाद रिएक्शन कंडीशंस, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपकी रिएक्शंस किस में हो रही हैं, अगर आपकी रिएक्शंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं तो SN1, अगर आपकी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी SN2। तो भी क्लियर हो गया होगा। आई थिंक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं, उनके बिना तो स्टोरी समझ आ ही नहीं सकती है। ठीक है। Now I'm going to write here some example. You have to find out whether the reaction is SN1 or SN2. Clear to all? So here I'm making SN1 and this is your SN2. Okay, no का ऑप्शन भी बना लेते हैं भाई, नो रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, आपके पास है ये वाला।
तो बिल्कुल देखते ही आप बता दोगे। बताओ जरा फटाफट, कम ऑन। ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है और हमारे पास वाटर है न्यूक्लियोफाइल की तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है आपका, टर्शरी। तो टर्शरी को देखते ही क्या बोल रहे हैं आपको, ऑब्वियसली SN1 होगी, राइट। और न्यूक्लियोफाइल भी आपका वीक है। न्यूक्लियोफाइल कब देखना है आपको, सेकेंडरी के केस में देखना है। तो यहाँ तो जस्ट आपको एल्काइल हैलाइड चेक करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट आप एग्जांपल लेंगे दिस वन। तो यहाँ पर आपका Br यहाँ पर अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन आइटम फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका नेचर हो गया आपका सेकेंडरी। और यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है भाई, OH नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग की के वीक की, ऑफ कोर्स इट्स कम्स अंडर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी। तो आपका सेकेंडरी है, तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इफ द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज एक्टिंग देन रिएक्शन विल बी SN2। एंड द थर्ड एग्जांपल इज योर, अभी आपने सेम है एग्जांपल, ये सेम रहेगा, अगेन ये सेकेंडरी है, लेकिन अगर आपने आई लिया है दैट इज योर आयोडीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब भी आपका क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगी। क्लियर है इतना? ओके, फोर्थ रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, मैंने ये फिनाइल रिंग लिया है ऑक्सीजन, और ये किससे अटैच है, आपके कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे हमने लिया है ये हाइड्रोनियम आयन। तो इस केस में बताइए कैसा होगा, ये कौन सा है आपका, ये कार्बन, ये वाला जो ग्रुप है ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 से। तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी। तो इस केस में आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1, क्योंकि प्राइमरी देख रहे हैं आप। क्लियर है? तो भाई तो इसी में करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर से चलो भाई ने एक आधा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। इसमें बताओ आप क्या होगा, बता ही सकते हो, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास है पीएच, ऑक्सीजन, देन योर CH3, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे लिया है HI। तो कौन सी होगी बताइए, ऑब्वियसली SN2 होगी, बिकॉज इट्स अगेन ये कौन सा है आपका, ये प्राइमरी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या हो जाएगी आपकी, SN2 हो जाएगी। क्लियर है इसका? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज दिस कि आपके पास है पीएच और ये क्या है आपका पीएच। अब बताइए इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। भाई दोनों ही बेंजीन रिंग है, तो इसके अंदर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना आपकी SN1 होती है ना आपकी SN2 होती है। क्लियर है? और ये तो शायद आप बता ही सकते हो, दिस इज योर ब्रिज एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे आपके पास है यही। तो अब बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, अगेन द आंसर इज नो रिएक्शन। ठीक है भाई, कर लोगे अब सारे? आई थिंक मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे भी, एक दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, यानी कि आपके पास क्या है, मेरे पास है ये वाला एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन लिया, मैं जब इसको KCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन जाता है, दैट इज योर एल्काइल साइनाइड। लेकिन इसी एल्काइल हैलाइड को अगर आप AgCN के साथ रिएक्ट कराते हो तो भाई प्रोडक्ट ये नहीं बनता है, प्रोडक्ट आपका बनता है आइसोसाइनाइड, दिस इज योर आइसोसाइनाइड। यू हैव टू एक्सप्लेन द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो रीजन यहाँ पर ये है, देखिए आप जानते हैं कि हमारा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। KCN हमारा कैसा प्रोडक्ट होता है भाई, ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है, ये आयोनिक कंपाउंड होता है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ये टोटली किसमें ब्रेक हो जाएगा, आयंस में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके R से क्या कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन काम करता है, न्यूक्लियोफाइल आपका CN होता है और ये इसके पास जाएगा, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे जो डोनेशन होती है वो CN ग्रुप करता है, किसको, R को। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनता है आपका
साइनाइड जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये आपका कैसा कंपाउंड होता है, ये होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है भाई, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी आपके पास नहीं होती है कि ये कैसा होगा, आयोनिक होगा या बेसिक होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक्चुअली AgCN में क्या होता है, ये है आपका C और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपके R और X के ऊपर यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास होते हैं लोन पेयर वो किसकी तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से। तो यहाँ पर जो R का बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बन रहा है, डोनेशन किसने की है, नाइट्रोजन ने की है, तो इसलिए बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना है। और ये आपकी जो, ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो जब हम इसको नाइट्रोजन के साथ आपका कार्बन का बॉन्ड शो करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, जस्ट आइसोसाइनाइड लिखते हैं। सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि भाई KCN क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे साइनाइड आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, कार्बन डोनेट करता है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारा साइनाइड बनता है। लेकिन जब हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो ये आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे कार्बोकेटाइन को डोनेट करते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट, मेन आइसोसाइनाइड। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपके पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, लेकिन अब इस एल्काइल हैलाइड को आप क्या कर रहे हो, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है और इसको आपने मोएस्ट सिल्वर के साथ, किसके साथ भाई, AgO2, लेकिन इसका नेचर कैसा है भाई, मोएस्ट है। मोएस्ट का क्या मतलब है, इसमें क्या है, वाटर है, वाटर है ना, हाँ। तो ये क्या क्या किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, जब आप मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेते हो तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वहां पे अल्कोहल होता है, क्योंकि मोएस्ट है तो वाटर होगा, वाटर में आपका OH नेगेटिव किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका अल्कोहल। लेकिन ड्राई के केस में क्या होता है भाई, जब आपके पास यही आप रिएक्शन किस में कराते हो, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, सॉरी ये Ag2 नहीं AgO2 आएगा, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा, एक RCl इधर लिखते हैं और प्लस में लेंगे ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा आपका Ag, और ये हो गया Ag, भाई गलत लिख रखा मैंने, दिस विल बी Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा कंपाउंड लिख लो, बहुत आसान, लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से AgCl और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, AgCl, तो क्या बनेगा आपका बताओ, R इधर से, ऑक्सीजन इधर से, और R इधर से, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, R ऑक्सीजन R, एंड योर आंसर विल बी ईथर। So can you find out how much difference can be exist? There is just a change in the reagent की conditions में, माइनर सा चेंज कितना बड़ा चेंज कर सकता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो अगर आपने मॉइस्ट लिया है द प्रोडक्ट विल बी योर अल्कोहल, एंड इफ यू हैव टेकन इट मॉइस्ट, सॉरी ड्राई अगर आपने लिया है, ये किसकी कंडीशन है आपकी, ड्राई वाली, ड्राई में लिया है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, ईथर। क्लियर है इतना, सबको समझ आ गया होगा। तो एक रिएक्शन है आपका ये कि इसके अंदर भी आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी आपका सेम रीजन होगा। एक्चुअली ये वाला मैं यहाँ पे बता रही हूँ, NO2 एंड आपके CN, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करते हैं। लेकिन कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं भाई, ये होते हैं आपकी एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। इसका क्या मतलब है, दोनों तरफ से डोनेशन होती है यहाँ पे। दोनों तरफ का क्या मतलब है कि भाई नाइट्रोजन को आप ऐसे लिखते हो ना, नाइट्रेट को ऐसे लिखोगे, और CN को कैसे लिखते हो, इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है, जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो NO2, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा R और नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला जो है यहाँ पे, यह R है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये वाला इस R पॉजिटिव को दे देगा, और इसलिए इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
लेकिन अगेन आपका जब RCl होता है, ये वही है आपका एल्काइल हैलाइड ही है। AgNO3 के केस में क्या होता है, AgNO3 के केस में ये R पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डोनेशन होती है, यहाँ पर आपकी जो डोनेशन होती है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनता है, ये वाला बनता है। क्लियर है? तो ये जो दो, जिस किसी न्यूक्लियोफाइल के अंदर अगर आपको दो डोनर मिलते हैं, उसको हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, तो आज हमने न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी उसके टाइप देखे हैं, उनका डिफरेंस देखा है कि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, और हमने कई सारे एग्जाम्पल भी किए हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि किस रिएक्शन में कैसा हो सकता है, SN1 होगी, SN2 होगी, या कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और हमने क्या देखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने स्टडी की है। सेकेंड जो हम टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे तो ये रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में भी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बीटा एलिमिनेशन के नाम से की थी। तो ये रिएक्शन भी सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए आपके पास क्या होगा, हमारे पास है ये कार्बन है, इसके लिए जो कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अगर बीटा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा, और ये हमारा दूसरा कार्बन है, यानी कि ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। तो भाई इसकी वैलेंसी ऐसे पूरी कर देंगे हम, और इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, ऐसे करके। ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, जिसके साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, दैट इज अल्फा, और ये कौन सी पोजीशन आपकी, बीटा वाली पोजीशन। ठीक है, हमने क्या बोला है, बीटा एलिमिनेशन होनी है, किसकी प्रेजेंस में होगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जो हमारी टेक प्लेस करेगी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एक्ट करेगी, और ये किसका काम करता है भाई, ये बेस का काम करता है। और बेस को क्या पसंद है, बेस क्या करता है, बेस के पास क्या होता है भाई, बेस क्या करेगा आपका, इस वाले, एक मिनट भाई, बेस क्या करेगा यहाँ पे, बेस को पसंद होता है भाई प्रोटॉन को, प्रोटॉन पसंद होता है इसको, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, सॉरी, हाँ, और ये क्या करेगा, इधर से आपका जो एल्काइल हैलाइड है ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपली हमारे पास क्या बनता है, आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है एल्काइल हैलाइड से बाय द नेम ऑफ रिएक्शन दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ रिएजेंट विल बी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप किसकी प्रेजेंस में कराते हो, यही रिएक्शन अगर आप कराते हो इसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराते हो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा, बताओ क्या होगा, होमवर्क दे दूं ये, यहाँ पर हमारा जो एक्वस KOH होता है वो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है, और आपके एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करा के यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा आपके एल्कोहल ग्रुप की। तो क्लियर है सबको, अगर आपने एक्वस KOH लिया है तो क्या होगा, आपका अल्कोहल फॉर्म होगा, लेकिन अगर आपने अल्कोहलिक KOH लिया है तो एल्कीन विल बी फॉर्म। सो इट वाज योर एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड यू विल होप दैट कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेंगे। सिर्फ आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शंस विद मेटल्स रहता है, तो टिल देन आप इसको पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।